हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि चर वहां पर दो होंगे। चर और अचर संबंधी चर्चा मैंने आपको बहुपद वाले चैप्टर में कर दिया था। चर क्या होती है? जिसके मान को आप परिवर्तित कर सकते हो, जिसका मान स्वतंत्र होता है, वह चर कहलाता है। ठीक है। उसी तरह से अचर क्या होता है? जिसके मान को आप बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, वह अचर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होता है कि जब एक घात वाले दो चर एक साथ हो किसी समीकरण में, तो उस तरह के जो समीकरण है वो क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जैसे 2x + 5y = 40, ये इस तरह से। या फिर आप ऐसा ले सकते हो x + y = 3। ये सभी क्या कहलाते हैं? इसके घात क्या है? 1 है, एक घात। दोनों चर के घात क्या है? सिंगल है, एक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि अब आखिर इसकी उपयोगिता क्या है? इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों की उपयोगिता क्या है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी जो उपयोगिता है बहुत बड़ा है। आप जानकर इसको हैरान हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो आपकी दैनिक जीवन में उपयोगिता है वो इस तरह से है कि किसी गतिशील वस्तु की गति, दूरी और समय की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ज्यामिति संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए हल किया जाता है। इसका उपयोग धन और प्रतिशत संबंधी समस्याओं की गणना के लिए भी किया जाता है। जैसे समय और काम वाला जो प्रश्न होता है ना, उसमें भी इस चर का उपयोग किया जाता है। दो चर होते हैं। उसी प्रकार से लगभग किसी भी स्थिति जहाँ पर हम अपने दैनिक जीवन में अचर की मात्राओं का यूज़ करते हैं, रैखिक समीकरण का यूज़ किया जाता है। जैसे समय के साथ आय का पता लगाना, माइलेज के दरों की गणना करना, लाभ या हानि की भविष्यवाणी करना, और बहुत से लोग दैनिक जीवन में इसका यूज जो है करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि समीकरण से हम कथन को किस तरह से बनाएं, या फिर दिए गए कथन को हम समीकरण के रूप में किस तरह से उसको बनाएं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को किस तरह से बनाया जाता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ही संबंधित सवाल पूछा जाता है, जिसमें दो तरह के समीकरण बनाने होते हैं और दोनों तरह के समीकरण को आपको जोड़कर या घटाकर या किसी से विलोपित करके आपको आंसर को लाना होता है। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में आपका बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो एक्सरसाइज पर आएगा। तो चलिए, जैसे कि हम देखते हैं, एक कॉपी और दो पेंसिल की कीमत 45 रुपए है। तो यहाँ पर आपको कैसे देखकर इसका समीकरण बनाना है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर एक कॉपी मतलब आप उसको पहला चर मानेंगे, ठीक है, कोई भी x, y, z या abc। और दूसरा जो है पेंसिल, उसको आप दूसरा चर कैसे बनेगा? x। कॉपी को x मान रहे हैं और पेंसिल, ठीक है, पेंसिल को हम y मान रहे हैं, और दोनों का जो प्राइस है वो कितना है? 45 है। तो यहाँ पर कॉपी की संख्या 1 है, तो हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और दो पेंसिल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2y करेंगे, है ना। दोनों की कीमत यानी कि यहाँ पर हम दोनों का योग कर देंगे, तो x + y = 45 हो जाएगा। तो ये इस तरह के समीकरण हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके मूल्य को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? किसी प्रकार का, ये तो समीकरण बनाना है सामान्य। अब जैसे कि दो समीकरण को हमें हल करना है, इस तरह से और समीकरण आएगा, तो उनको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है उसको हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पर जो संभवतः आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर वाले प्रश्न में, वो ये है कि कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। ये जो कथन दिया हुआ है, इनको आपको समीकरण के रूप में दिखाना है, दर्शाना है। तो यहाँ पर पहला हम प्रश्न दे रहे हैं, पहला का दूसरा प्रश्न
दो संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है। इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से आप बना सकते हो। तो दो संख्या मतलब आपको दो चर लेना है कोई भी, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप लेंगे x और दूसरी संख्या क्या लोगे आप, y। दूसरी संख्या आप क्या मान लोगे, y। तो यहां पर अब इस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों का योग मतलब दोनों संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है। तो यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे, कौन कौन सा, पहला वाक्य में क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 16 है, तो x प्लस वाई बराबर 16, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या है, तथा अंतर 8 है, यानी कि इनको माइनस कर देंगे और किसके बराबर लिखेंगे, 8 के बराबर लिखेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो समीकरण इस तरह से बनेंगे, ये दो समीकरण इस तरह से बनेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर नरेश ने अपनी पुत्री, इसका भी हमको क्या बनाना है, दो समीकरण बनाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, कि 7 साल पहले मेरी आयु, 7 साल पहले, यानी कि अब तो सबसे पहले तो आप क्या मान लोगे, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, यानी कि नरेश की आयु और उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। 7 साल पहले मेरी आयु, यानी कि देखिए मान लो नरेश की आयु, नरेश की आयु को आप क्या मानोगे, x, और उसकी पुत्री की जो आयु है उसको क्या मानोगे, y मान लोगे, ठीक। आप इस सेंटेंस के हिसाब से चलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाद में जो आपको एज वाला जो प्रश्न है इसी से संबंधित आपको पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बड़ा प्रश्न के रूप में आता है। तो इसको ध्यान से देखिए। तो नरेश को हम x मानते हैं, नरेश की आयु को, और पुत्री की आयु को क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, 7 साल पहले मेरी आयु, यानी कि पिता की जो आयु है 7 साल पहले, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आगे हम देखते हैं। इसके बाद नरेश की आयु 7 साल पहले, नरेश की आयु 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x ऋण 7 साल पहले, ठीक। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा 7 साल पहले, तो y ऋण 7, ये हो जाएगा, ठीक। क्या कहा जा रहा है, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। तो यहाँ पर ये समीकरण बन जाएगा, क्या सर, कैसे समीकरण बनेगा, लिख लीजिए, नरेश की आयु यानी कि x ऋण 7 बराबर, ये कौन किसके 7 गुना था, इसकी पुत्री का, तो ये हो जाएगा 7 गुना y ऋण 7। ये समझ आया। तो यहाँ पर देख लीजिए x ऋण 7 बराबर 7 का गुना y से 7y ऋण 7 का गुना 7 से 49 हो जाएगा। अभी समीकरण आपको मिला नहीं है, अब आप इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0, इस सब को इधर डालिए। तो क्या हो गया आपको, x माइनस 7y और 49 में आप 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 में आप 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपको समीकरण मिल गया पहला, ठीक। आगे चलते हैं इसमें, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु, 3 साल बाद मतलब आज से 3 साल बाद, यानी कि प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 है ना, ये किसकी आयु हो जाएगी, 3 साल बाद नरेश की आयु है ना, और 3 साल बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, ये पुत्री की आयु हो जाएगा। तो इसमें भी समीकरण बनेगा, कैसे समीकरण बनेगा, क्या कहा जा रहा है इसमें, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी थी, तो फिर वही समीकरण बनेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 3। अब इस तरह से फिर इसको आप हल करोगे, तो हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y
3 के साथ y का गुना प्लस 3 और 3 का गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, सब को फिर इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इसके आगे मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए x प्लस 3 ये -3y हो जाएगा इधर आकर, और ये क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3y है ना। अब 3 में -9 को कर दीजिए, ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर -9 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा समीकरण मिला। तो इस तरह से ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण मिला। अब आप इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को लगा सकते हैं और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर ही आएगा। तो चूंकि प्रश्नावली 2 पर आधारित रहेगा, एक्सरसाइज 2 पर रहेगा। चूंकि ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज का वीडियो आप अवश्य देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।